हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट की कंजर्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी किया कि व्हाट इज़ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी स्टडी करना बाकी है, वो हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉरेस्ट का अनलिमिटेड अमाउंट में ब्रेक डाउन करना, डिस्ट्रॉय करना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज करना, ह्यूमन नीड्स जिनके लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है उन सब का प्रॉब्लम में आना, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस थे हमारे फॉरेस्ट के। तो दैट मीन्स कि हमने पहले के कुछ वीडियो में फॉरेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इफेक्ट पढ़े थे, जिसमें हमने उसका प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शंस इनके बारे में स्टडी किया। तो दैट मीन्स कि नो डाउट कि फॉरेस्ट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन को सबसे ज़्यादा जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। और हम डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सकते हैं, हम फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, लोकल पीपल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था फॉरेस्ट को कंजर्व करने में पहले या आज के टाइम पे हम देखें, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मेनली क्या क्या आते हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन को किस तरीके से कम करना चाहिए। सोचो, हम फॉरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। या तो हम जो भी हमारे बैरन एरियाज हैं, जो भी बंजर भूमि है, जो भी अनयूजेबल एरिया है, उनको हम क्या करें, वहाँ पे मोर एंड मोर प्लांटेशन करें। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एफॉरेस्टेशन। क्या नाम देंगे, एफॉरेस्टेशन। या फिर क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट के वो वाले एरिया जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण खत्म हो चुके हैं, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वहाँ पे दोबारा से प्लांट को लगाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं जिनको हम ग्रेजिंग कराते हैं, जिनकी वजह से भी काफ़ी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ग्रासेस का, तो उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में बैन करना चाहिए ग्रेजिंग के ऊपर, कि जितना ज़्यादा हो सके हम उसके नीड के अकॉर्डिंग, कैटल्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको हम फीड कराएं। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि अनवांटेड तरीके से या फिर जो एरिया जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को सबसे कम करें। तो हम किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, तो देयर आर द फॉलोइंग मेथड विच आर सजेस्टेड टू कंजर्व द फॉरेस्ट, इन विच फर्स्ट वन विल बी एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, एफॉरेस्टेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अनप्रोटेक्टेड बैरन लैंड, द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट, the plantation of forest on unprotected barren land, अनप्रोटेक्टेड बैरन लैंड पे प्लांटेशन करने को हम क्या नाम देंगे, फॉरेस्टेशन कहते हैं। द प्लांट्स डेवलप इन सच ए वे मीट्स ऑल द नीड ऑफ द विलेजर्स एंड केटल्स एंड ऑल द स्मॉल इंडस्ट्रीज। इस तरीके से इस बैरन एरिया में जो फॉरेस्ट लगाया गया है वो उस जगह के रहने वाले लोकल विलेजर्स की, वहाँ की केटल्स की और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की भी नीड को फुलफिल कर सकता है। बेटा क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग, एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसके अकॉर्डिंग जो हिली एरियाज है वहाँ पे फॉरेस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 67%, और जो प्लेन है वहाँ पे 33% क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, हिली areas
should be covered, 60% should be covered by the forest, and on the plain, अगर आप प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज का 33% है वो फॉरेस्ट से कवर्ड रहना चाहिए, ठीक है। हाउएवर द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जबकि इंडिया के अंदर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है 21.02%। However, the actual forest cover in India is, इंडिया में एक्चुअल फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट है, जो कि बहुत कम है। कौन से ईयर के अकॉर्डिंग 2007 में 21% एरिया था वो इतना फॉरेस्ट से कवर था। हम इस फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय द एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा हम एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन करेंगे वो क्या करेगा, वो इस कवर को इंक्रीज कर सकता है। एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन कैन इंक्रीज दिस फॉरेस्ट कवर, वो इस फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन तो क्या होता है कि ऐसे एरिया पे फॉरेस्ट लगाना जहाँ पे कभी पहले फॉरेस्ट था ही नहीं। एफॉरेस्टेशन इज ग्रोइंग द फॉरेस्ट ओवर एन एरिया में नो एक्जिस्टेड अर्लियर। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, फॉरेस्टेशन इज डन ऑन द एरिया वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट अर्लियर, नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट अर्लियर, जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था लेकिन उसका एक्सप्लोटेशन होने के कारण, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होने के कारण उस एरिया को क्या बना दिया गया है, बैरन बना दिया गया। उस एरिया में दोबारा से प्लांटेशन करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन दोज लैंड विच हैज बीन क्लियर्ड और डिस्ट्रक्टेड। डेवलपिंग ऑफ द फॉरेस्ट, developing of the forest in those land which has been, जो क्या करी जा चुकी है बेटा, which has been cleared due to over exploitation, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन के कारण क्लियर हो गई है, लेकिन पहले वहाँ पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था। उस जगह पे फॉरेस्ट को लगाने के प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, रिफॉरेस्टेशन। तो क्या कह रहे हैं बेटा, इस एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस के कारण हम जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया था वन महोत्सव। वन महोत्सव ये साल में 2 बार किया जाता है। वन महोत्सव इज अ प्लांटेशन मूवमेंट which is carried out 2 times in a year, फरवरी में और जुलाई में, ठीक है। इट इज द प्लांटेशन मूवमेंट which is done by the government, which is done by government। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ये एक साल में 2 बार होता है। कब कब, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में और फेब में, ईयर में 2 बार प्लांटेशन किया जाता है। जो कब शुरू हुआ था बेटा, ये शुरू हुआ था 1950s के अंदर। 1950s में ये वन महोत्सव शुरू किया गया था। पहले क्या था, हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था, लेकिन जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उस टाइम पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपना चार्ज लिया और उसने क्या देखा कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी अमाउंट की जो फॉरेस्ट है उसका डिग्रेडेशन हो चुका है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वन महोत्सव करना शुरू किया था कि हम अपने फॉरेस्ट कवर को क्या कर सकें, हम इंक्रीज कर सकें। मेनली 2 स्ट्रेटजीज होती हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं। इसके बारे में भी हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन हम फॉर द टाइमिंग हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हाउ शुड वी कंजर्व द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए। तो ये तो आपको जनरल सी बातें बताई गई हैं कि भाई हम जितना ज़्यादा रिफॉरेस्टेशन करेंगे, जितना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे। 2 पॉइंट्स तो हम ये इंपॉर्टेंट, एक गवर्नमेंट ने शुरू किया वो क्या है, वन महोत्सव वाला पॉइंट है।
इसके बाद बेटा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हम तीसरा मेथड क्या करते हैं कि देयर शुड बी लिमिटेड ग्रेजिंग, देयर शुड बी लिमिटेड ग्रेजिंग ऑफ कैटल, कैटल के द्वारा जो ग्रेजिंग है उसको लिमिट करना चाहिए, उसको कम अमाउंट में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ऐसा नहीं है कि जितना मन में आया उतना हमने उनको ग्रेज करवा दिया, हमने प्लांटेशन को हार्म कर दिया, जितनी नीड हो उतनी ही ग्रेजिंग करवाएं, उनका और एक्सप्लॉयटेशन ना करें। इसके बाद मेरा फोर्थ है सोशल फॉरेस्ट्री, फोर्थ क्या है सोशल फॉरेस्ट्री। इसका भी एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन है किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। हमारे नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर NCA, ये क्या था NCA, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976 ने इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे लैंड के ऊपर जो अननेसेसरली प्रेशर है उसको रिड्यूस करना। किस तरीके से करना कि रियल फॉरेस्ट के ऊपर जो अननेसेसरली प्रेशर है उसको रिड्यूस। तो ये जो सोशल फॉरेस्ट्री है ये किसने स्टार्ट की थी बेटा, इट वाज स्टार्टेड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, दिस सोशल फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1976। और इस सोशल फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या था कि जो विलेज में आसपास में जहाँ पे भी वैकेंट लैंड है उस लैंड के ऊपर मल्टीपर्पज़ ट्रीज लगाने चाहिए ताकि वहाँ से फोडर की डिमांड, टिम्बर की डिमांड, फ्यूल की डिमांड जो विलेजर्स की है वो फुलफिल की जा सके। तो क्या मेन एजेंडा था इस नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सोशल फॉरेस्ट्री का अंदर, इसमें क्या हुआ था इसमें लिखेंगे रेजिंग द क्विक ग्रोइंग मल्टीपर्पज प्लांट इन द कॉमन विलेज लैंड। इसका मेन पर्पज था कि रेजिंग द क्विक ग्रोइंग, जल्दी ग्रो करने वाले, क्विक ग्रोइंग मल्टीपर्पज प्लांट इन द कॉमन वैकेंट लैंड ऑफ विलेज, विलेज की जो खाली जगह है वहाँ पे क्विक ग्रोइंग मल्टीपर्पज प्लांट लगाने चाहिए। किस लिए, विच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फोडर, फायरवुड एंड टिम्बर, जो किसकी डिमांड को फुलफिल कर सके, विच कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ फायरवुड, फ्यूल, फोडर एंड टिम्बर, इसकी डिमांड को जो फुलफिल कर सके। इस तरीके के बहुत सारे क्विक ग्रोइंग प्लांट हैं वो वैकेंट लैंड पे ग्रो करने चाहिए। और ये वाली जो सोशल फॉरेस्ट्री है ये NCA ने स्टार्ट की थी कब, 1976 के अंदर, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री के बाद जो फिफ्थ आती है दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, फिफ्थ वन इज एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कहती है इसके बारे में और स्टडी करेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री ये कहती है कि जो हमारे क्रॉप प्लांट है ना उस क्रॉप के साथ साथ हमें मल्टीपर्पज ट्रीज, शर्ब्स, हार्ब्स उनको भी ग्रो कर देना चाहिए ताकि उनकी वजह से हमारे जो फोडर की, टिम्बर की और दूसरी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। ये तो किस में ग्रो किए थे भाई, ये तो वैकेंट लैंड में ग्रो किए थे, लेकिन यहाँ पे इन्हीं प्लांट्स को किस में ग्रो कर देना चाहिए, हमारे क्रॉप प्लांट के साथ साथ में। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इट इज द प्लांटेशन ऑफ, it is the plantation of, किसका प्लांटेशन करना, प्लांटेशन ऑफ मल्टीपर्पज ट्रीज, shrubs, herbs along with the, किसके साथ में, along with the crop plants,
कि क्रॉप प्लांट के साथ साथ में इन मल्टीपर्पज प्लांट को भी ग्रो कर देना टू फुलफिल द डिमांड ऑफ, कैसी कैसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, डिमांड ऑफ फोडर की डिमांड को, फ्यूल की डिमांड को एंड टिम्बर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्रॉप प्लांट के साथ साथ में इन मल्टीपर्पज प्लांट को ग्रो करने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं एग्रो। तो ये एग्रोफोरेस्ट्री कहलाती है। अब इसके साथ साथ में मैं आपको बताती हूँ ट्यूंगियन सिस्टम। ट्यूंगियन सिस्टम क्या कहता है कि जो साल और टीक जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उन प्लांट की जो रोज होती है उनके बीच बीच में क्या ग्रो कर देना, उनके बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो कर देना। तो इसका मतलब क्या है, ट्यूंगियन सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर आर ग्रोन इन बिटवीन द रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज लाइक साल एंड टीक। साल और टीक के जो प्लांट है उनके जो लाइनें हैं, उनकी रो है, उनके बीच बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप को भी लगा देना। दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्यूंगियन सिस्टम। तो ये हमने कुछ जनरल सी मेथड पढ़े हैं कि जिसके थ्रू हम फोरेस्टेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड लिमिटेड ग्रेजिंग। These are the some ways in which we can enhance the forestation। इसके साथ साथ में अब हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में किस तरीके से लोकल पीपल्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सस्टेनेबल मैनेजमेंट में, उसके लिए मैं आपको कुछ मोमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम उसके बारे में और डिस्कस करें। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट आगे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन in conservation of फॉरेस्ट को कंजर्वेशन में लोकल पीपल्स का क्या क्या पार्टिसिपेशन रहा, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे एक बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। किसके बारे में, रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी, इसके बारे में। फिर हम एक डिस्कस करेंगे बेटा चिपको मूवमेंट के बारे में, चिपको मूवमेंट। एक थर्ड हम डिस्कस करेंगे एपिको मूवमेंट, और एक मैं आपको बताऊंगी JFM। एक बार सुन लें इनके बारे में। देखो बिश्नोई कम्युनिटीज ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गलत है, BISH, बिश्नोई कम्युनिटी। राजस्थान के जोधपुर के एक किंग हुआ करते थे। उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर दिया कि भाई बहुत सारी वुड को कलेक्ट करो मेरे नए महल बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका ऑर्डर मिलते ही उसके जो सोल्जर्स थे वो आसपास के फॉरेस्ट में गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स थे और उसके वर्कर थे वो खेजरी के ट्रीज के वुड को लाने के लिए गए। तो वहाँ पे उस खेजरी के ट्रीज के आसपास के जो लोकल विलेजर्स थे जो रहते थे, तो वहाँ पे क्या था बेटे, जहाँ पे खेजरी के फॉरेस्ट थे उसके आसपास में एक विलेज था खेजेरेली विलेज, उसमें बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो वहाँ के लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि वो जो नेचर है उसके साथ में बहुत अच्छा कोएग्जिस्टेंस करने वाले पीपल माने जाते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि उस किंग के जो सोल्जर्स थे उनको उनसे डिफेंड किया प्लांट्स को, और उन्हीं में एक काफ़ी करेज रखने वाली वुमेन का नाम आता है अमृता देवी। अमृता देवी ने क्या किया, जो खेजरी के ट्री थे उनको हक कर लिया और उन सोल्जर्स को कहा कि पेड़ों को काटने से पहले आप लोगों को मुझे काटना पड़ेगा। और मिनिस्टर्स का और सोल्जर्स के ऑर्डर थे कि उनको तो पेड़ लेके जाने हैं, तो उन्होंने अमृता देवी को भी काट दिया। उसके साथ साथ में उसकी 3 डॉटर्स थी, उनको भी जान गंवानी पड़ी उन पेड़ों को बचाने में। और इसी तरीके से दूसरे 363 के अप्रोक्स लोकल विलेजर्स थे बिश्नोई कम्युनिटी के, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन पेड़ों को बचाने की कोशिश की। लेकिन उन लोगों जो मिनिस्टर के किंग के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उन लोगों को भी
मार दिया उन साल के और उस खेजड़ी के ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के